राम राम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत एक बार फिर हमारी बातचीत के केंद्र में राहुल गांधी की विदेश यात्रा है। राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर हमने 2 दिन पहले भी बातचीत की थी। उस समय पर भी उनके बयान सुर्खियों का विषय थे और अब जब यात्रा समाप्ति की ओर है तब भी उनके बयान सुर्खियां बटोरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी आग बबूला है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर हैरानी जता रही है कि आगे राहुल गांधी विदेश जाते किस लिए हैं, देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए या देश के लिए अपमानजनक परिस्थितियां निर्मित करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता खुलकर बोल रहे हैं कि राहुल गांधी देशद्रोही के तौर पर व्यवहार कर रहे हैं और इसमें कोई छोटे मोटे मंत्री नहीं बल्कि अब राहुल गांधी की आलोचना करने वालों में स्वयं देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। अमित शाह राहुल गांधी के बयानों से बेहद नाराज हैं। राहुल गांधी के बयानों पर उन्होंने खुलकर आपत्ति जताई है। हरदीपुरी से लेकर शिवराज सिंह चौहान, गिरिराज सिंह तक लंबी फहरिस्त है जो राहुल गांधी के बयानों को चुन चुनकर आलोचना के साथ प्रस्तुत कर रही है। बता रही है कि देखो राहुल गांधी कितना गलत कर रहे हैं, चाहे वो सिखों के संदर्भ में मसला हो, चाहे वह चुनाव आयोग पर टिप्पणी का मसला हो, चाहे वो आरक्षण को लेकर कही गई बात हो। कुल मिलाकर राहुल गांधी बोल विदेश में रहे और हलचल देश में हो रही है। पर महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता, यह दावा भारतीय जनता पार्टी करती थी, वो भारतीय जनता पार्टी हजारों किलोमीटर दूर राहुल गांधी के द्वारा बोले गए एक एक शब्द को विषय बनाकर देश में प्रस्तुत कर रही है। क्या ये राहुल गांधी के संदर्भ में गंभीरता से लिए जाने का सूचक है या राहुल गांधी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार पद पर पहुंचे हुए हैं और उस पद पर पहुंचने के बाद विदेश में देश को लेकर इस प्रकार की बातें कह रहे हैं? इसको भारतीय जनता पार्टी जनता तक पहुंचाना अपना दायित्व समझ रही है। तो कुल मिलाकर क्या कुछ राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं और वह देश के संदर्भ में कितना नुकसानदायक है या फलदायक है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। उनको बताना है कि राहुल गांधी इतना सब कुछ विदेश में क्यों बोल रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। विदेश में ऐसे बयान क्या अन्य राजनेता भी देते हैं या अन्य देशों के लोग जब अपने किसी दूसरे देश में जाते हैं तो क्या इसी प्रकार से अपने देश की अंदरूनी राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं? उनसे समझेंगे। श्रवण गर्ग जी हमारे साथ है। जब भी ऐसे नाजुक मसले होते हैं श्रवण गर्ग जी मार्गदर्शक के तौर पर हमारे साथ होते हैं, वो भी हमारे साथ है। कुछ देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि भी हमारे साथ होंगे। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर पूजा त्रिपाठी से करेंगे, पर उससे पहले कुछ बयानों पर दृष्टि डालेंगे जो हमारे कार्यक्रम को गति देने में मददगार होंगे। और he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India, or he as a Sikh is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about, and not just for him, for all. राहुल गांधी जी, आपने ऐसा बयान दिया, भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ है। कितने सिख है, कहां रहते हैं? कहां पे आपको किसी सिख कम्युनिटी के मेंबर ने या रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हमें पगड़ी पहनने में मुश्किलात है? भाई, आई एम ए वेरी प्राउड सिख। मैं पिछले 60 साल से ऊपर से आई बीन वेयरिंग अ टर्बन, आई बीन वेयरिंग अ कड़ा। आई हैव नेवर कम अक्रॉस एनीवन हु सेड दैट दे हैव अ डिफिकल्टी इन वेयरिंग अ टर्बन और वेयरिंग अ कड़ा। सो आई थिंक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स विदाउट एनी बेसिस सिखों को फिर देश के खिलाफ खड़े करने के लिए ये आग चिंगारी लगाई है। भी सिख है जो, चाहे वो बॉर्डर पे देश की रक्षा करता है, चाहे आजादी में सबसे बड़ा योगदान रहा, अब ये देश के खिलाफ उन्हीं सिखों को, उन पंजाबियों को ये खड़ा करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। जो काम पाकिस्तान नहीं कर सका, जो काम अलग अलग देश के दुश्मन नहीं कर सके, अब वो सिखों से और पंजाबियों से वो काम राहुल गांधी ये चिंगारी लगा के कराना चाहता है। भी आपको आगे पगड़ी बांधने में दिक्कत है, आपको कड़ा डालने में दिक्कत है। उनको गुमराह करके आप क्या अपनी लड़ाई जीतना चाहते हो? तो डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी, अपन बातचीत के 3 बिंदुओं पर बात करते हैं। एक तो सिखों के संदर्भ में राहुल गांधी का यह बयान जिसमें उन्होंने वर्जीनिया में कहा लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं, एक सिख के रूप में वह गुरुद्वारा जा सकते हैं या नहीं। दूसरा जो विवाद है वो इल्हान उमर के साथ मुलाकात को लेकर है। भाजपा का कहना है कि घोर भारत विरोधी इल्हान उमर से राहुल गांधी की मुलाकात ये बताती है
कि वह विभाजनकारी तत्वों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा, आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी के कथन को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है कि राहुल गांधी की सोच, कांग्रेस की सोच आरक्षण को खत्म करने को लेकर है। अभी तक तो आप आरोप लगा रहे थे भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है, आरएसएस आरक्षण खत्म करना चाहती है। अब भाजपा चिल्ला चिल्ला के बोल रही है 2 दिन से। देखो असल बात, खत्म तो कांग्रेस करना चाहती है। तो जरा तीनों बिंदुओं पर आपकी तरफ से रोशनी मिले। और दूसरा एक टिप्पणी इस पर, देश में मंचों की कमी है क्या, जो राहुल गांधी को बोलने के लिए विदेश में मंच खोजने पड़ते हैं? थोड़ा बताएंगे पूजा जी। देखिए हिमांशु जी, राहुल जी का जो भी 2 दिन से इंटरेक्शन हो रहा है, चाहे डायस्पोरा के साथ हो रहा है, चाहे प्रेस के साथ हो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ हो रहा है, कहीं पर भी तकरीबन 5 घंटे का ये इंटरेक्शन हो चुका है, 5 घंटे वो बोल चुके हैं, कहीं पर भी उन्होंने देश के खिलाफ कोई बात नहीं करी। इस बात से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। हिमांशु जी, क्या आपको 2014 से पहले इस देश में जन्म लेने में शर्म आती थी? ये दूसरे प्रवक्ता से मैं नहीं पूछूंगी, आपसे पूछूंगी, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का 2015 का बयान। तो जब भाजपा कहती है कि फॉरेन सॉइल में पहली बात तो यह कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भारत नहीं है, भारत उससे बहुत बेहद है, बहुत बड़ा है। और राहुल गांधी जी जब यहाँ बात करते हैं एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, उनकी पहली अमेरिका की विजिट है, वो बात करते हैं कि ये भारत के लोगों की शक्ति है, ये जो 400 पार का बुलबुला तोड़ा है, संवैधानिक शक्तियों को जो खत्म करने का जो पूरा कवायद चढ़ी थी उसको जो इन्होंने परास्त किया, तो ये भारत के लोगों की बात करती है। वो यहाँ तक कहते हैं कि कांग्रेस इज पेरिफेरल, बट वो भारत के लोगों की बात करते। तो ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी बात है, आपने सिखों की बात की, मुझे लगता है आपको उनके भाषण को, आपको उन्होंने जो भी किया उसको लार्जर कंटेक्स्ट में देखना चाहिए। वो बात कर रहे थे कि आरएसएस की जो विचारधारा है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, वो एक रंग, एक धर्म, एक पहनावा, एक खान पान, सब कुछ को, पूरे देश को एक रंग में रखना चाहती है, और वो इस देश की विविधता की बात कर रहे थे। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसके शासनकाल में 700 किसानों की हत्या हो जाती है, और ये किसानों को खालिस्तानी कहते हैं। 2022 को जब प्रधानमंत्री जी ये ट्वीट करते हैं कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना कि मैं बचकर आ गया, तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल लोग ऐसी बात करते हैं कि 1984 दोहरा दिया जाएगा, खालिस्तानियों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी, एक आईपीएस ऑफिसर जसप्रीत सिंह, जब वो अपनी ड्यूटी कर रहा होता है तो तुम कहते हो कि तुमने पगड़ी पहनी है, तुम खालिस्तानी। तो ये जो खालिस्तानी की जो बात करते हैं, ये अचानक से आज सिख प्रेमी हो गए हैं। राहुल गांधी ने इस देश की विविधता को सेलिब्रेट करने की बात की। आज जब 17 साल के आर्यन मिश्रा को मार दिया जाता है और उसके पिता से ये कहा जाता है कि हमें माफ कर दीजिए, हमें लगा आर्यन मिश्रा तो मुसलमान था, तो क्या मुसलमान था तो मार दोगे? तो राहुल गांधी उसकी बात कर रहे थे, राहुल गांधी डिग्निटी की बात कर रहे थे, राहुल गांधी इस देश की विविधता को सेलिब्रेट करने की बात कर रहे थे। उन्होंने उसको सिख के कप, मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी की भाषण को इधर से कैंची उधर से कैंची करके चलाने का जो ये खत्म कर देना चाहिए, उससे बहुत ऊपर हो चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी के फ्रंट लीडर्स अमित शाह जी, शिवराज सिंह, सबको तो मना कर ही देना चाहिए। इल्हान उमर की आपने बात की, राहुल गांधी जी यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। इल्हान उमर अमेरिका की इलेक्टेड कांग्रेस वुमेन है, और यह जो प्रतिनिधि मंडल की बात थी, ये पहले से पब्लिक इंफॉर्मेशन में था कि हम ये लोग मिलेंगे। अगर इल्हान उमर नो मीटिंग लिस्ट में थी तो उनका नाम भारतीय गवर्नमेंट, भारत सरकार उस नो मीटिंग में क्यों नहीं डाल देती? इल्हान उमर अगर उस पूरे प्रतिनिधि मंडल पब्लिक व्यू है, उसमें राहुल गांधी जी मिले। ये नहीं कि आप बिरयानी खाने इस्लामाबाद चले गए, हैप्पी बर्थडे मनाकर आ गए और उसके 2 महीने बाद पुलवामा का अटैक होता है। ये नहीं कि आप सैफुल्लाह फारिको को, जो दुर्दांत अपराधी, को टिकट देते हैं। ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी तालिब हुसैन शाह, जो लश्कर का मेंबर है, लश्कर का एक्टिव मेंबर है, उसको अपने जम्मू मोर्चे का अध्यक्ष बनाती है। ये नहीं कि तारिक अहमद मीर, जो हिजबुल मुजाहिदीन का मेंबर है, उसको अब मंच साझा करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। और आसिया अंद्राबी, जो पाकिस्तान की फुल टाइम सपोर्टर है, उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एम्बेसडर बनाते हैं। राहुल गांधी जी ने फुल पब्लिक व्यू में, उनकी गेस्ट लिस्ट सामने थी उसके, और कहीं पर भी इल्हान उमर से मिलना, इल्हान उमर के साथ खड़े होना नहीं। वो जब भारतीय फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं भारत सरकार के साथ खड़ा हूं पाकिस्तान के टेररिज्म को डिनाई करने में।
तो मुझे लगता है कि वो पब्लिक व्यू था, एक रिप्रेजेंटेटिव से मिल रहे थे एज अ रिप्रेजेंटेटिव, तो उसको वैसे ये नहीं है कि हम छुप के मिलें, आईएसआई को बुलाते हैं, हम पठानकोट इनवाइट करते हैं बातचीत के लिए। ये कोई सीक्रेट मीटिंग्स नहीं हो रही थी, एक पब्लिक मीटिंग। और भारत सरकार को इतनी आपत्ति है तो इल्हान उमर को बार्ड लिस्ट में डाल दे, उससे कोई नहीं मिले। तो जिस तरह लोगों को उनका समुचित अधिकार लेने का इसका सबसे बड़ा पहलुआ कोई लीडर है तो वो राहुल गांधी है। उनकी बात को अब आरक्षण को उधर से काट के उन्होंने सिंपल ये कहा कि जब सिस्टम फेयर हो जाएगा, जब समतामूलक समाज का निर्माण हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि कैंसर खत्म होने के बाद भी कीमोथेरेपी चलती रहती है। वो एक परफेक्ट सोसाइटी की बात कर रहे थे जहां समतामूलक समाज हो जाएगा, जहां पे सबकी अपनी हिस्सा होगा। वो पार्टी जो जिनकी खुद की मंडी की सांसद ये कहती है कि जातिगत जनगणना नहीं करवानी चाहिए, वो पार्टी जो कहती थी कि हमें 400 पार चाहिए संविधान को बदलने के लिए, वो अचानक से आरक्षण वो हो गई है, पुरोधा हो गई है। और अब राहुल जी को ट्रोल कर रहे हैं कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स। मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश की। अच्छा, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है जो सिखों के संदर्भ में आपने बताने की चेष्टा की, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान। भाई संघ की सोच के अंतर्गत तो जो भी धर्म, जो भी पंथ इस देश की मिट्टी से उपजे हैं वो तो यहीं का हिस्सा है। सिख पंथ को तो हिंदुओं के संरक्षक के तौर पर ही प्रस्तुत करता है संघ। और इस सबको भी जाने दें, राहुल गांधी के बयान के बाद कर्नाटक में बैठा हुआ वो आतंकी पन्नू है, उसका बयान आया है और उसने कहा कि साबित हुआ कि हमारी खालिस्तान की मांग जायज है। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो न केवल साहसिक है बल्कि 1947 के बाद से भारत में सिखों पर हो रहे अत्याचार को दिखाता है। ये पन्नू की प्रसन्नता आपको कितना भा रही है? देखिए, पन्नू जैसे लोगों की बातों को रिप्लाई करने का ना राहुल गांधी का स्टैचर है और ना किसी और का। वो कुछ भी किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, सबको अपनी आजादी है, वो जो करते हैं। पर जहां तक टेररिज्म की बात है, राहुल गांधी ने दो टूक कह दिया है कि वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में भारत सरकार के साथ खड़े हैं। और सिखों की, मैंने फिर से कहा, उसे लार्जर कंटेक्स्ट में देखिए। वो आरएसएस की पूरे देश को एक रंग में रंगने की बात कर रहे थे, वो विविधता को सेलिब्रेट करने की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इस देश में हर पंथ, हर धर्म, हर पहनावा, हर बोली, हर चीज के लिए आजादी होनी चाहिए। और आरएसएस ये नहीं चाहता। और आरएसएस का तो इतिहास अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी, ये राहुल गांधी विदेश जाते किस लिए हैं? इस बात के लिए कि वो दुनिया को यह बता सके कि भारत कितना गंदा देश है, भारत कितना खराब देश है, भारत कितनी खराब परिस्थितियों के साथ गुजर रहा है। इसी के लिए राहुल गांधी जाते हैं। कहीं पर भी तो नहीं आता कि देश देखो इतना अच्छा है, देश में इतना अच्छा चल रहा है, देश इतना अच्छा कर रहा है। सब कुछ वहां पे गलत हो रहा है, फिर भी पता नहीं कैसी वहां की इस देश की जनता है जो इतना खराब कर रहे हैं उन्हीं को चुन चुन कर भेज देती है, हमको नहीं भेजती है। राहुल गांधी इसके लिए जाते हैं क्या भाई? देखिए, राहुल गांधी जाते हैं क्योंकि उनको इनविटेशन आता है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। दूसरी बात, कहीं पर भी 2 दिनों के उनके टूर में कहीं पर भी उन्होंने भारत के नाम नहीं किया है। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं अरे भारत में 2014 से पहले जो पैदा होता था उसे तो शर्म आती थी, ये तो स्कैम इंडिया हो गया था, गंदगी करके गए, अब हम गंदगी साफ कर रहे हैं। पर राहुल गांधी जी, फिर से कहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भारत नहीं है, भारत उससे बहुत बेहद है। भारत उससे बहुत बड़ा है, विस्तृत है, यह कहना है डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी का। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलोने जी मेरे साथ में है, विदेश मामलों के जानकार हैं। अलोने साहब, थोड़ा मुझे समझाने की कोशिश कीजिए कि देश में ऐसे मंच उपलब्ध क्यों नहीं होते जहां से राहुल गांधी अपनी बात लोगों को संप्रेषित कर पाए, और विदेश में ऐसे मंचों में क्या खासियत होती है जिसमें राहुल गांधी को लगता है ये सब वहां बोलने से उस उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे जो उद्देश्य वो प्राप्त करना चाहते हैं, और क्या ऐसा दुनिया के अन्य देशों के राजनयिक भी करते हैं? थोड़ा पता तो चले। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद एक बार फिर आपसे जोड़ने के लिए। देखिए, जो भारतीय लोकतंत्र है वो शास्त्रीय लोकतंत्र से शुरू हुआ था और अब बहुलतावादी लोकतंत्र में प्रवेश कर चुका है। जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं उनके सामने मैं क्लियर कर दूं कि शास्त्रीय लोकतंत्र जो 1947 में शुरू हुआ था उसमें मूल्य आधारित लोकतंत्र था, और जो यह बहुलवादी लोकतंत्र होता है यह मूल्यों की परवाह नहीं करता। तो पिछले कुछ सालों में आप देखिएगा कि ये जो लोकतंत्र तिरोहित होता है, पक्ष हो या सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इसके नेता अक्सर विदेश की धरती का उपयोग
इसलिए करने लगते हैं क्योंकि भारत में ये क्या हो रहा है। लेकिन वहां पर जब आप राहुल गांधी की बात करते हैं तो राहुल गांधी से हम ज्यादा बेहतर की अपेक्षा करते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि वो जिस परिवार से संबंधित रहे हैं, उन्होंने कई दशकों तक इस देश के शीर्षस्थ पर नेतृत्व किया इस देश का, और अब वो एक नेता से विपक्ष के नेता के तौर पर उनके सामने एक देश की छवि को प्रस्तुत करने की बात हुई है। देखिए, जब 1962 के दौर की बात है, जब चाइना से हमारा युद्ध हुआ था, उसके बाद जब चाइना का डेलीगेशन आया था तो उस समय एक विपक्ष के नेता भी वहां पर थे, और विपक्ष के नेता ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था, सत्ता पक्ष से ज्यादा आगे बढ़कर यह कहने का साहस दिखाया था कि हम कब्जा नहीं करते और हम में इतना साहस है कि हम जो दुश्मन की जमीन है उस पर कब्जा भी कर सकते हैं। तो एक बतौर विपक्ष के नेता के तौर पर आप अपने आप को कैसा प्रस्तुत करते हैं, यह आपके सामने यह आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसा प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जब आप दुनिया की बात करते हैं तो क्या भारतीय जो लोकतंत्र है वो दुनिया की बराबरी कर रहा है? इस पर विचार करना चाहेगा। जो प्रश्न उठाया है हिमांशु जी ने, बहुत वाजिब प्रश्न उठाया है। क्या हम नवाज शरीफ बन जाए लंदन में बैठ के जो पाकिस्तान की राजनीति चलाने की कोशिश करते हैं? क्या हम खालिदा जिया के बेटे बन जाए जो कि लंदन में बैठकर बांग्लादेश की राजनीति चलाना चाहते हैं? तो दुनिया भर में ऐसा होता है, जो आवाज उठाई जाती है, लेकिन वह देश अत्यंत पिछड़े होते हैं और जहां पर लोकतंत्र लगभग समाप्त हो गया होता है। यदि विकसित देशों की बात करें तो विकसित देशों का एक अपना तरीका होता है जहां पर किसी नेता को टारगेट किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए एक बात कही थी कि जो दुनिया है वो आपको इससे याद करेगी कि आप दुनिया की विविधता का किस प्रकार से सम्मान करते हैं। ये उन्होंने इशारों में कहा था। तो भारतीय लोकतंत्र जो है, अब भारत के लोकतंत्र की चर्चा खूब दुनिया में होने लगी है और हमारे जो नेता है उस बात को पसंद करते हैं कि दुनिया के लोकतंत्र के विभिन्न मंचों का हम उपयोग करें। लेकिन हिमांशु जी, अब एक बात और मैं कहूंगा कि अब इंटरनेट का दौर है, अब गूगल का दौर है, और हमको हमारे लोकतंत्र को हम बंद मुट्ठी की तरह क्यों करें? हम ये क्यों सोचे कि कोई विपक्ष का नेता भारत की छवि को खराब कर सकता है? हम इस बात से कहीं आगे निकलकर हमारे देश की छवि को, जैसे अभी आप जो बाइट दिखा रहे थे उसमें बहुत स्पष्ट था कि राहुल गांधी जी ने जो पगड़ी को लेकर बात की। देखिए, ये मेरे विचार में मुझे भी विपक्ष के नेता से यह अपेक्षा आप नहीं कर सकते, क्योंकि खालिस्तान जो है वो बहुत ही एक संवेदनशील मामला है जो भारत की अखंडता से जुड़ा है। हो सकता है कि राहुल जी का मतलब वो नहीं हो, लेकिन राहुल जी ने जिस प्रकार से उदाहरण पेश किया है कि जब एक पत्रकार ने पूछा और उन्होंने उदाहरण दिया कि आप समझ लीजिए कि आपको पगड़ी पहनने से मना कर दिया जाए, आपको कड़ा देखने से, तो आप उदाहरण भी किस तरीके से पेश कर रहे हैं? क्या भारत का उदाहरण आप इस तरीके से पेश करेंगे कि दुनिया में गलत तरीके से जो मैसेज दिया जाए? तो कुल मिलाकर इस समूचे मामले पर मुझे ऐसा लगता है कि तो एक टिप्पणी और कीजिए ना ब्रह्मदेव जी, आपने बड़ी आसानी से पकड़ लिया कि देखो सिखों के मामले में राहुल गांधी ने ऐसा कहा, पर भाजपा ने तो आरक्षण के मसले पर भी राहुल गांधी को पकड़ा है। राहुल गांधी ने आरक्षण के मसले पर कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने पर तब विचार करेगी जब वंचित वर्ग मुख्य धारा में शामिल हो जाएगा, और अभी वो स्थिति दिखाई नहीं देती। राहुल गांधी का बहुत स्पष्ट बयान था, पर पूरी भाजपा चिल्ला रही है। देखो सच सामने आ गया, राहुल गांधी कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती है। क्या कहते हैं आप? दोनों ही पक्ष केवल अपने हिस्से का सच सुनना चाहते हैं, सच में किसी की दिलचस्पी नहीं है। जितने शब्द पकड़कर अपना हित सध जाए उतने शब्द को ही पकड़ लेना चाहते हैं। देश हित बाद में चला गया, केवल दल हित ही मायने रख रहा है। देखिए हिमांशु जी, आरक्षण बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन उस संवेदनशील मुद्दे का हश्र हमने बांग्लादेश में देखा है। तो कम से कम राहुल गांधी जी ने क्या कहा आरक्षण में, मैं क्षमा चाहूंगा इस मामले में मैंने सुना नहीं, लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा। आप इस बड़ा हमारा कार्यक्रम बहुत सारे लोग देखते हैं, देश के करोड़ों लोग देखते हैं, तो आरक्षण जैसे मुद्दे पर इस देश की सभी राजनीतिक पार्टियां कम से कम एकजुट होकर यह तो कर सकती है कि समानता स्थापित करने पर ध्यान दे।
तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है कि आरक्षण को लेकर बड़ी बहस होना चाहिए और आरक्षण से ज्यादा आप फ्री की शिक्षा करके। ब्रह्मदेव जी, आप भी जो है जो बात राहुल गांधी के पक्ष की थी उसको अनसुना करके निकल गए। सिखों वाली बात आपको बड़े याद रही, बोले उसे मैंने सुना है। वो आरक्षण जिस पर राहुल गांधी को ट्वीट करके सफाई देनी पड़ी, भाई मैंने ऐसा नहीं कहा था, उसको आपने सुनने से इंकार कर दिया है। पर श्रवण जी मेरे साथ में है। श्रवण जी की खूबी यह है कि वो सबकी ठीक से सुनते हैं और मौका मिलने पर सबको ठीक से सुनाते भी हैं। तो अब मैं श्रवण जी के पास चलता हूं और श्रवण जी आपसे जानना चाहता हूं, राहुल गांधी किसके हित साध रहे हैं? देश के, दल के, हमारे विरोधियों के, किसके? देश की ही दृष्टि से वो देश का हित कर रहे हैं। खुद की दृष्टि से वो खुद का हित नहीं कर रहे हैं। का नजरिया है कि हम राहुल गांधी को किस नजरिए से देखना चाहते हैं। मतलब प्रधानमंत्री जब जाते हैं, मैंने अभी शुरू ही नहीं किया और मल्होत्रा साहब ने उंगली उठा दी, तो पहले मल्होत्रा साहब तो सुन लें अपन। नहीं श्रवण जी, अभी तो आपको ही सुनना है, मल्होत्रा जी से फिर बात करते हैं। उनको कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ गई तो मुझे लगा कि नहीं अभी मैंने शुरू ही नहीं, हमारे पास समय है। और उनको कुछ लगा कि मैं कोई बहुत ही ऐसी मैंने बात कर दी है कि जो राहुल गांधी अमेरिका में कर रहे हैं वो बात मैंने यहाँ कर दी, उनको ऐसा लगा जी। तो राहुल गांधी को समझने की जरूरत है। आपके 4 सवाल थे पूजा जी से जी। जिसके घर में जिसकी दादी की जिस तरह से हत्या हुई है, वो सिखों के खिलाफ कभी बोल नहीं सकता। जिसके प्रधानमंत्री हरमिंदर साहब में जाकर माफी मांगते हों ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए, वो कभी बोल नहीं सकता। जिनके चाचा की पत्नी मेनका गांधी एक सिख परिवार से हो और कजिन ब्रदर सिख परिवार से हो, वो सिखों के खिलाफ बोल नहीं सकता। हम पन्नू को अपना आदर्श मान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, मैं नहीं मानता। फिर भी मेरा मानना यह है, फिर भी कि राहुल गांधी को सिखों के बारे में या तमिलों के बारे में, जो सिखों के साथ ही उन्होंने तमिलों के बारे में टिप्पणी की कि तमिल में अगर कोई बोलेगा तो पसंद नहीं करेंगे, तो वो नहीं बोलना चाहिए था। मैं इन्हें इतना कहने के बाद ये कह रहा हूं कि हम लोगों की जो सेंसिटिविटी है जी, वो इतनी ज्यादा है कि जब बीजेपी की एक प्रवक्ता मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ बोलती है तब कुछ नहीं होता, उसको प्रवक्ता पद से हटाया जाता है बस। राहुल गांधी कुछ जाकर बोल दें जो कि वो नहीं, उनको मैं मानता हूं नहीं बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता, पर उनके मन में कुछ है नहीं इस तरह का कि वो एक कम्युनिटी को हर्ट करना चाहते हैं। नहीं, तो मैं थोड़ा श्रवण जी आपकी बात से ना इत्तेफाकी रखते हुए प्रति प्रश्न करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने सिखों के खिलाफ नहीं बोला। राहुल गांधी ने मौजूदा सरकार को इस रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा की कि इस सरकार ने वातावरण ऐसा बना दिया है कि देश में सिख पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, गुरुद्वारे नहीं जा सकते। क्या आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, संघ का बढ़ता हुआ प्रभाव देश में ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया है कि सिखों को अपनी पहचान के संकट के दौर से गुजरना पड़ रहा है? सवाल तो ये है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। राहुल गांधी को बजाय सिखों के मुस्लिमों के बारे में कहना था जी, कि भाई मुसलमान, सिखों की तो बड़ी कम आबादी है, जैसा पूरी हरदीप पुरी साहब ने कहा जी, मुसलमानों की 20 करोड़ 22 करोड़ है। उन्होंने गलती से मतलब या जानबूझ करके मुसलमानों का नहीं कहा,
कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता है, कि वो दाढ़ी पहन के निकल जाएं तो कैसा होता है, टोपी पहन के निकल जाएं तो कैसा होता है, बीफ नहीं भी हो तो बीफ कैसे पैदा हो जाता है, उनकी लिंचिंग कैसे हो जाती है। राहुल गांधी ने कुछ गलती कर दी कि वो, या जानबूझ करके कर दी। हम लोगों को थोड़ा सा मेरे ख्याल से उदार अगर हो जाए जी, जो कि मतलब, तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा कि ये मैं आपके बाकी 3 सवाल और हैं जी, इल्हान से क्यों मिले। जी, हम ऐसी सूची बना सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री किन किन लोगों से मिलते हैं। जी, एक अमेरिकी संसद में एक सांसद है, आप उससे नापसंद करते हैं, आप मिलते हैं। कश्मीर के लोग जिन लोगों को पसंद नहीं करते, उनका डेलीगेशन आप यूरोप से मंगा के उनको कश्मीर की, जब पूरा का पूरा कोविड में पूरा कश्मीर वैली डूबी रहती है, तब आप उनको सैर कराते हैं कश्मीर की, यूरोपियन यूनियन के। पूरा मामला यह है कि जिन लोगों को आप पसंद करते हैं, राहुल गांधी उनको भी पसंद करें। रिजर्वेशन के मामले में राहुल गांधी का, आप अगर नेशनल प्रेस क्लब में उन्होंने जो आज कहा, जी, अगर आप भाषण सुने नेशनल प्रेस क्लब में, राहुल गांधी ने कहा कि हम रिजर्वेशन को 50% से बढ़ाकर 65% और आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनसे ही पूछा गया स्पेसिफिकली रिजर्वेशन का, तो उन्होंने रिजर्वेशन के बारे में कैटेगोरिकली कहा कि रिजर्वेशन को हम बढ़ाएंगे। आपने कहा कि घर में मंच नहीं है क्या? जी, हमारी दिक्कत यह है हिमांशु जी, बीजेपी की यार घर की बात घर में रह जाना चाहिए, घर की बात बाहर क्यों जाती है? आप घर में बोलो जो बोलना है। तो राहुल गांधी घर में रोज बोल रहे हैं वही चीज जो बाहर जाके बोली, तब हमको तकलीफ नहीं। हमको तकलीफ ये है कि हमारी बात को आपने बाहर क्यों बोला भाई, और खास करके तब बोला जब हम खुद जाने वाले हैं वहां 12 दिन बाद। तो हम क्या जवाब देंगे जब हमसे पूछेंगे लोग कि भाई राहुल गांधी ऐसा बोल के गए कि यहाँ लोकतंत्र खत्म हो रहा है, आपका क्या कहना है? राहुल गांधी ऐसा बोल के गए कि हमारे भारत में कास्ट सेंसस हम करवाना चाहते हैं, आपका क्या कहना है? तो हम लोग, या राहुल गांधी कह गए कि इलेक्शन के रिजल्ट आते ही आपने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति को माथे पर रख लिया। चुनाव के दौरान आप कहते रहे कि 400 सीटें हमको इसलिए चाहिए कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है। मेरा ये कहना है हिमांशु जी, देखिए बीजेपी, आपने उदाहरण दिया बीजेपी के कितने लोग राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं। जी, बीजेपी के लोगों को करना चाहिए, बीजेपी का काम है। अभी मल्होत्रा साहब भी करेंगे, हम उनको भी सुनेंगे। हमारे विदेशी मामलों के बहुत जानकार अलूने साहब जो हैं विशेषज्ञ, उनको भी सुना हमने। तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इन लोगों का काम है, वो उनको करना है जी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं मतलब इनके कहे को भी स्वीकार करूंगा कि ये जो कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं। आप जो कहते हैं वो तो सही कहते ही हैं हमेशा। जी। तो कुल मिलाकर श्रवण जी आजकल सबको सही मानने लगे हैं। ये एक बड़ी रोचक परिस्थिति निर्मित हो गई है श्रवण जी के संदर्भ में। जो श्रवण जी के बड़े प्रशंसक है वो अचंभित हो गए श्रवण जी के इस बदलाव को देखकर कि श्रवण जी सबके साथ सहमत कैसे होने लगे हैं। पर मेरे साथ में मल्होत्रा जी जुड़ गए हैं, तो मल्होत्रा जी आपके पास ही आते हैं और आपसे जानना चाहते हैं, भाई आप लोग तो बड़ा चिल्लाते थे राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता, पर क्या बदलाव आया है भाई? राहुल गांधी का एक एक शब्द इतनी गंभीरता से लिया जाता है, इतनी गंभीरता से तो हमने आपको मोदी जी के भाषण को भी लेते हुए नहीं देखा। राहुल गांधी की एक एक लाइन पर एक एक मंत्री कूदकर सामने आ रहा है, अरे ये उन्होंने कैसे बोल दिया, ये उन्होंने कैसे बोल दिया। तो अब आप क्या मानते हैं, राहुल गांधी वाकई इस देश में सबसे बड़े कद के नेता हो गए? अब आप लोगों ने ये मान लिया?
इसलिए बाकी सारा काम छोड़कर राहुल गांधी के बयानों पर ही पूरा ध्यान लगा दिया। हिमांशु भाई नमस्कार जी। होपफुली मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले ना देखो, ये इसको एक मुद्दा ना माना जाए, इसको इस तरीके से ना लिया जाए कि हर बार कोई आदमी कोई गलती करे। मैं आप अपना अनम्यूट कर देंगे जरा? अच्छा, अनम्यूट अभी म्यूट आ रहा है, होल्ड कर दीजिए। अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है। ठीक है जी। मेरा मानना है बहुत इसको समझने की जरूरत है जी। आप देखिए कि पिछली बार वो गए थे विदेश में और उन्होंने ऐसा ही कोई लूज रिमार्क गवर्नमेंट के बारे में दे दिया या किसी चीज के बारे में दे दिया, और सिर्फ अपनी पीआर गेन करने के लिए, ताकि लोग प्रेस उनकी तरफ देख ले जी। अब इस बार तो उन्होंने ये हद भी पूरी कर दी जी। ये हद क्या है? आप उस धर्म से पहले से ही नफरत करते हो जी। आपने इतने घाव दे रखे हैं कि हर सिख इस चीज से त्रस्त है कि आपने इतने घाव दे रखे हैं पहले हमसे। अब आप घाव कुरेद के उस पर नमक डाल रहे हो। अभी आज की डेट में मुझे यहां बैठा हुआ कोई भी आदमी अपने भगवान को साक्षी मान के बता दे कि क्या प्रधानमंत्री ऐसा कोई कदम उठा रहे हैं कि सिख अपनी पगड़ी ना बांध सके या सिख अपना कड़ा ना पहन सके, या कोई ऐसा कोई बात हो रही है यहाँ पे? तो आप किसी और देश में जाके सिखों के नुमाइंदे बनना चाहते हो, क्योंकि 2-3 सिख आपके पास बैठे हुए थे उस टाइम पे, और आपने उनको दिखाने के लिए उनको क्या परसेप्शन दे रहे हो हिंदुस्तान की? आप अपने देखो, मैं आपको फिर से वही कहूंगा, लिखती हुई बयान, और जब भी वो कोई ऐसा बयान देते हैं, अपनी जो दिमाग की अवस्था है, अगर आज मुझे मेरे सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है ना एक आदमी, आप बताइए कि आप मेरे को कौन आदमी यहाँ पे, कौन सी गवर्नमेंट या कौन आदमी मुझे यहाँ गुरुद्वारे में जाने में रोक रहा है, या मैं रोक सकता है? ये तो आप वापस उसी बात पर आ गए मल्होत्रा साहब, जिसपे स्वयं श्रवण जी भी कह चुके कि भाई ये तो गलत बोला, इसमें कोई बहस का विषय नहीं है। पूजा त्रिपाठी जी भी हमें इसको लेकर कोई दलील नहीं दे पाई कि ये कितनी सही बात। पर आप मूल सवाल पर नहीं गए। मूल सवाल आपसे ये था कि राहुल गांधी के बयानों को इतनी गंभीरता से आप क्यों लेने लगे? आप तो बोलते थे राहुल गांधी को तो कोई गंभीरता से नहीं लेता, पहले इस पे तो आइए, बाकी बात बाद में करते हैं। हिमांशु भाई, कोई सेकंड थॉट नहीं है। फिर आपको भी ये पता है कि अभी का जो बयान है ये सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाला है। फिर मैं आपकी बात पे आ रहा हूं, अब आपकी बात पे आता हूं। अब आप कहते हो कि राहुल गांधी को सीरियसली क्यों लेने लग गए? देखो, ये मैं नहीं, अगर मैं बोलूं, झूठ बोल दूं या मैं कुछ ऐसा बोल दूं, 15 साल से एक आदमी गिरता पड़ता अपने सबक से सीखता जाता है, तो अभी उनको शायद थोड़ा बहुत दिमाग में ये आया होगा कि मैं उल्टी सीधी बयानबाजी करके हाईलाइट हो जाऊंगा। तो अब वो उल्टी सीधी बयानबाजी से कारण हाईलाइटेड है। उनकी व्यवस्था ये है कि देखो, आप बात समझे ना, एक आदमी 33 नंबर लेके पास हो गया, या उसमें भी फेल ही रहा है, पास तो मैं नहीं मानूंगा। अगर आप सरकार नहीं बना पाए और उसके बाद अपने आप को प्रूव ये कर रहे हो कि मैं जीत गया हूं, तो वहीं से ही पता लगता है कि इनकी मानसिकता किस लेवल की है। देखो मल्होत्रा साहब, आप स्वयं उलझे हुए हो राहुल गांधी को लेकर। आपके 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री और मुख्यमंत्री राहुल गांधी के एक बयान की चीड़-फाड़ कर रहे हैं, जिसको आप फेल करार दे रहे हो। आप तो पहले यही तय नहीं कर पा रहे, पास बताएं फेल बताएं, और उसके बाद में ये स्थिति बनी हुई है। तो कुल मिलाकर आपका सोच क्या है, स्पष्ट करें ना। मैं सर वही बोलना चाह रहा हूं, आप दोबारा मेरी बात को, मैं अपनी पूरी बात रखना चाहता हूं कि पहली चीज तो उनकी बयानबाजी नहीं है, अच्छी बयानबाजी से ज्यादा आज की डेट में वो गलत तरीके की बयानबाजी में ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। उनका ये काम रहता है कि कोई ऐसा काम करें जहां पे आके हाईलाइट हो, ना कि उनके मन में ये रहता है कि मैं अच्छी तरीके से अपनी बात को रख पाऊं। उनको लगता है कि किसी तरीके में अपनी बात को ऐसे बना देते हो अपनी बात को कि ताकि वो बिना बात के बात को उलझाना या किसी भी मुद्दे पे बोलना, जिस विषय पे अभी आप सिखों के मुद्दे पे आप बोल रहे हो, जहां आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो सिखों के इस मुद्दे के ऊपर वो फेल हुए हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़िए ना मल्होत्रा जी, इस पे अपन इतनी बार बात कर चुके।
आरक्षण के मसले पर आप जो उन्होंने नहीं कहा उसको साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्या कहा राहुल गांधी ने आरक्षण के संदर्भ में? राहुल गांधी ने आरक्षण के संदर्भ में बोला यह है कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने पर तब विचार करेगी जब देश में समानता की स्थितियां बन जाएंगी। समता मूलक समाज का निर्माण हमारा उद्देश्य है। अगर समता मूलक समाज स्थापित हो गया तब हम आरक्षण के समाप्ति पर विचार करेंगे। आपका क्या उद्देश्य है? समता मूलक समाज निर्मित ही नहीं करना? संविधान के साथ चल रही है, सारी पार्टी एक मत है। हमारे यहाँ इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल बिफोर द लॉ इज द मेन एजेंडा ऑफ गवर्नमेंट। आज ही तक आप एक भी मोदी गवर्नमेंट का एक भी लॉ या कानून ऐसा बताइए जो बायस्ड कानून है। गवर्नमेंट सिर्फ एक ही तरीके से चल रही है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। और ये चीज बोलने से नहीं होती, आपके 10 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। वो 11 साल 15 अभी आने वाले कई सालों पे चलना है इन्होंने, मोदी गवर्नमेंट ने। ये जो मानसिकता है ये भी बदलेगी थोड़े दिनों बाद, आप देखिएगा। 1-2 चुनाव और ऊपर नीचे होने हैं, उसके बाद फिर से वही प्रवाह चल पड़ना है। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पे आके ना जो एक झूठ फैलाया जा रहा है, संविधान के नाम से झूठ, धर्म के नाम से झूठ, और वो भी हिंदुस्तान की धरती से बाहर होके बोलना और अपने पूरे हिंदुस्तान को शर्मिंदा कर देना उस बात से, ये गलत हो रहा है। सर हमें आवाज उठानी चाहिए। आज हमने प्रोटेस्ट किया है जंतर मंतर पे और 10 जनपद पे भी, और मेरा मानना यही है सर, मेरी रिक्वेस्ट है, ये आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट है कि राहुल गांधी को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए जिससे पूरी कौम के सेंटीमेंट्स हर्ट हो रहे हो। आप इस एक कौम से नफरत करते हैं, ये सारी दुनिया को पता है। ये सारी दुनिया को पता है, ये बार बार उनकी दलील है। मैं श्रवण जी एक बार फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आकलन कर पा रहे आप राहुल गांधी का विदेश में दिए जा रहे ये बयान, ये बातचीत देश की सियासत में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी या फायदा पहुंचाएगी? चुनाव चल रहा है, चुनाव के दौरान राहुल गांधी अमेरिका में बातचीत कर रहे हैं। आपका इतना लंबा तजुर्बा है, क्या कहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का हर नेता के द्वारा उनके बयानों के संदर्भ में जताया जा रहा विरोध चुनाव के मद्देनजर है और चुनाव पर इसके असर की कोई संभावना आप देखते? देखिए, भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ऐसा लगता है हिमांशु जी कि भारत के लोकतंत्र की विविधता को लेकर दुनिया जानना चाहती है कि हम इस लोकतंत्र को बेहतरीन तरीके से संचालित कैसे करते हैं। अब निर्भर ये करता है कि आप दुनिया के सामने अपने देश की अच्छाइयों को रिप्रेजेंट करते हैं या अपनी समस्याओं को उठाते हैं। मुझे लगता है कि एक विपक्ष के नेता के बतौर राहुल गांधी जी को बेहतर एम्बेसडर होने की जरूरत है। हो सकता है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ चीजों में जैसे एक इल्हम से मिलने वाली बात है, तो महात्मा गांधी ने भी एक बार हिटलर से मिलने से इनकार कर दिया था। तो जब आप दूसरे मंचों का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक स्पेस रखिए कि आप इनकार किससे मिलना है आपको या किससे मिलना नहीं है, इसको इनकार करने का स्पेस रखिए। दूसरी बात है कि आप दुनिया भर की यूनिवर्सिटी, आप क्या मानते हैं अनुने जी कि कुल मिलाकर अब राहुल गांधी को किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, इसके लिए बीजेपी हेडक्वार्टर में सूची भेजनी चाहिए? हिटलर और इल्हान उमर को आप एक साथ रखना चाहते हैं? जब हम तमाम मसलों पर बातचीत के माध्यम से समाधान की उम्मीद करते हैं, बातचीत के माध्यम से हृदय परिवर्तन की उम्मीद करते हैं, तो ऐसे में अगर कोई शख्स भारत विरोधी की पहचान रखता है तो उसे बातचीत के माध्यम से, तर्क के माध्यम से अपने साथ जोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्या राहुल गांधी की कोशिश इल्हान उमर को भारत के पक्ष में खड़ा करने के दिशा में एक प्रयास के तौर पर भी नहीं देखा जाना चाहिए? बेशक, यदि बेशक हिमांशु जी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, यदि एक दुनिया के महानतम लोकतांत्रिक नेता, लोकतांत्रिक देश के आप विपक्ष के नेता हैं, तो आपके जो तर्क है, यदि आप अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करना चाहते हैं या उनकी अभिव्यक्ति को सुनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो तर्क लाइव होना चाहिए।
कि वो देश की आलोचना किस प्रकार से कर रही है और आप अपने देश को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से बचाव कर रहे हैं। तो जहां पर यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर राहुल जी पारदर्शिता से पेश आने की बात करते हैं तो उनको पारदर्शी होना पड़ेगा और उनको ये तय करना पड़ेगा, क्योंकि जो भारत का लोकतंत्र है वो बहुत जागरूक लोकतंत्र है। वो जागरूक लोकतंत्र, ब्रह्मदेव जी ये बात कह रहे हैं, लेकिन उनकी बातचीत के साथ में आज मैं उतना कन्विंस नहीं हो पा रहा। मुलाकात से इंकार, तो फिर संवाद कैसे होगा? और संवाद नहीं होगा तो फिर समाधान तक व्यक्ति पहुंचेगा कैसे? पर आखिरी दौर की बातचीत के लिए मैं श्रवण जी के पास एक बार फिर कोशिश करता हूं। तकनीकी तौर पर हमें थोड़ी आज दिक्कत जा रही है। श्रवण जी, आपसे जानना केवल इतना है कार्यक्रम के आखिरी दौर में कि राहुल गांधी के ये बयान देश की सियासत में वर्तमान में जो चुनाव चल रहे हैं उन पर क्या असर डालेंगे? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता चुन चुनकर जिस तरीके से उनके बयानों की मीमांसा कर रहा है और ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि देश के खिलाफ इससे खराब नहीं बोला जा सकता है, कोई लाभ पहुंचा पाएगा भाजपा को? नहीं, कुछ नहीं पहुंचाएगा। आप प्रेस क्लब में जो उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने, उनको कई तरह से घेरा गया। उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा मामला है, लोकतंत्र का मामला भी हमारा है, तमाम चीजें, पाकिस्तान का मामला भी हमारा है जी, हमको बाहरी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है और हम इस पूरे मामले को अपने अंदर सुलझा लेंगे जी। उनसे जब पूछा गया कि अमेरिका के मामले में जो मोदी जी की नीति है उसको आप सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, बोले हम मोदी जी के साथ हैं। अमेरिका को लेकर जो नीति है उसमें हमारा कोई उनसे मतभेद नहीं है। दिक्कत क्या है हिमांशु जी, ये एक कोड़े लगाने के लिए राहुल गांधी की एक पीठ चाहिए चुनाव जीतने के लिए जी, और ये चुनाव का टाइम है और इसमें जो सबसे बड़ा झगड़ा है बीजेपी का वो राहुल गांधी से है। तो अब वो राहुल गांधी को घेरने के लिए कुछ तो चाहिए जी, इसलिए ये चल रहा है। देखिए इसका कुछ माइलेज नहीं मिलेगा, तो इसका कोई बहुत माइलेज नहीं मिलेगा ऐसा श्रवण जी का आकलन है। लेकिन सबसे बड़ा माइलेज तो देश को मिल रहा है कि देश में विमर्श का वातावरण बन रहा है। राहुल गांधी के संदर्भ में एक बात समझ में आती है कि वो बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर उनसे सावधानी अपेक्षित है। जैसे श्रवण जी ने कहा, सिखों के मामले पर उनके द्वारा की गई टिप्पणी निश्चित रूप से उनके लिए पुनर्विचार का विषय होना चाहिए, लेकिन बाकी मुद्दों पर उनके द्वारा जो बात कही गई है उस पर मनन होना चाहिए और किसी समाधान पर पहुंचने की कोशिश होनी चाहिए। पर कुल जमा महत्वपूर्ण यह है कि देश में गाली गलौज के स्थान पर अब मुद्दों पर ही बात होनी चाहिए और मुद्दों के माध्यम से ही समाधान की कोशिश होनी चाहिए। क्या यह कोशिश आने वाले समय में सफल होगी, देखना दिलचस्प होगा। पर आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, सादा प्रणाम।